नमस्कार मित्रों, मैं वीके सर वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं उन मित्रों को बताऊंगा कि जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके माध्यम से आगे आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि यूपी टेट, सी टेट और अगर नेट की भी कोई तैयारी कर रहा है तो शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिए, समझिए और नोट्स भी तैयार करते जाइए। ठीक है, और इस पर आधारित जो भी प्रैक्टिस हो अगर आप कर रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो ज़रूर कमेंट पर भेजिएगा। ठीक है, चलें तो शिक्षण का आज हम जानेंगे। आज का जो टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड से लिया गया है, शिक्षण का अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता कहते हैं। आज हम लोग जानेंगे शिक्षण का अर्थ क्या होता है। वाकई में देखो, हमेशा किसी भी बालक को ये जरूरी होता है कि जैसा शिक्षा ग्रहण करना है, ज्ञान हासिल करना है, तो पहले जानिए ज्ञान किसके अंतर्गत आता है। तो ज्ञान शिक्षण कार्य के अंतर्गत आता है। तो पहले हम शिक्षण समझ लेते हैं, तभी हमारे अंदर ज्ञान विकसित हो सकता है। ठीक है, तो शिक्षण को समझने के लिए बड़ी इसमें अवधारणा है। ठीक है, कहा जाता है शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, कहा जाता है व्यवहारिक तौर पर शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसे प्रत्येक देश की शासन प्रणाली और सामाजिक परिस्थितियां तथा मूल्यों आदि पर प्रभावित होता रहता है। मतलब जो किसी देश या एक सामाजिक प्रक्रिया है जो किसी देश की शासन व्यवस्था, सामाजिक स्थिति परिस्थिति, सामाजिक मूल्य आदि से प्रभावित होता रहता है। ठीक है, तो इस प्रभावित ढंग से जो आदि से प्रभावित होता रहता है कि जिस जैसे ही विभिन्न दर्शनों, संस्कृति है ना, या देश के सामाजिक स्वरूप के आधार पर शिक्षण के अर्थ को हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से बांटते हैं। ठीक है भाई, हर देश की, हर स्थान की संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, मूल्य अलग है, तो सबके आधार पर हम शिक्षण को अलग अलग तरह के मतलब सामयिक ढंग से अगर देखा जाए, समय के बढ़ते क्रम से देखा जाए तो शिक्षण को 3 रूपों में बांटा गया है। ठीक है, शिक्षण को कितने रूपों में बांटा गया है? 3 रूपों। जैसे सबसे पहले जो पुरानी धारणा थी तो शिक्षण को एक तरह से बांध कर रखा गया था। ठीक है, तो वहाँ पर उस समय की अपनी ये मान्यता थी अपनी, जैसे वैदिक कालीन शिक्षा होगी, बौद्ध कालीन शिक्षा होगी, तो हर शिक्षा को अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से ट्रीट किया गया है। ठीक है, लेकिन जैसे वैदिक कालीन शिक्षा में ऐसा भी कहा गया है कि शिक्षा एक तरह से सामाजिक प्रक्रिया ना होकर एक तरह से एकात्मक प्रक्रिया होती है, जिसमें जो शिक्षक होता है वो किसी विशेष छात्र को शिक्षा देता है और उसको बहुत बांध के रखता है अपने से। ठीक है, और कहा जाता है कि उस समय के जो शिक्षक हुआ करते थे ये गॉड गिफ्टेड रहते हैं। ठीक है, और मतलब हम अगर कहें अपने आप से शिक्षक बना लें, शिक्षक कभी बन नहीं सकते, शिक्षक गॉड गिफ्टेड होते हैं। ठीक है, और ऐसे शिक्षकों से जो छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे उनको उनकी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता था। ऐसी कुछ भूमिका है। लेकिन जब धीरे धीरे समय का प्रक्रिया चरण आगे बढ़ता गया तो इसके तमाम लोग DLN और HSN आदि दर्शन शास्त्रियों ने इस पर विरोध किया और इसी दर्शन शास्त्र से एक मनोविज्ञान को अपने सामने लाए। और मनोविज्ञान को जब उन्होंने लाया तो कहा मन का विज्ञान करिए, मन का अध्ययन करिए, आत्मा का अध्ययन करिए। अगर इससे किसी भी बालक के व्यवहार में जो कुछ भी गुण डाला जाए वो बालक उस तरह से निर्मित हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, लोगों को उनके व्यवहार से जोड़ा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसे चक्रीय प्रक्रिया में रखने का प्रयास किया जिससे एक तरह से एक बालक शिक्षक बनाया जा सकता है, ऐसी धारणा हम लोगों को मिली। ठीक है, तो धीरे धीरे जब ऐसा स्वभाव मिला तो शिक्षण का अलग स्तर बन गया। ठीक है, तो इसी से सूक्ष्म शिक्षण का भी जन्म होता है। ठीक है, इसलिए DLN महोदय इसके फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग भी माने जाते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अमेरिका में स्थित सबसे पहले इसका प्रयोग किया था सूक्ष्म शिक्षण का। ठीक है, तो इस तरह से अगर शिक्षण की बात की जाए तो शिक्षण को अनेक अर्थों में समझ सकते हैं। हम देखते हैं भाई, शिक्षण में शिक्षण का अर्थ, एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ पहला है। दूसरा है लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ।
ठीक है। और तीसरा है हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ। तो इससे हम शिक्षण को 3 अर्थों में समझते हैं। क्वेश्चन तीनों अर्थों में पूछा जा सकता है अलग अलग। तो कहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, शिक्षण की कहाँ पर क्या बात कही गई है, मैं उसको एक एक करके बात करूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ। एक तंत्र का मतलब होता है बेटा राजतंत्रात्मक। क्या होता है? राजतंत्रात्मक। ये उस समय की बात है जब राजा महाराजा हुआ करते थे। राजा महाराजा का शासन काल चला करता था। आम जनता उनके या लीजिए कि धूल के बराबर हुआ करती थी। ठीक है। तो उस समय केवल राजा महाराजा के ही बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पाते थे। और वो शिक्षक जो होता था वो बड़ा तानाशाही होता था। वो बच्चों को दबाव डाल के मार पीट कर, है ना, शिक्षा देने का काम करता था। तो उस एक तंत्र में शिक्षा का अर्थ जो है वो है, उसके एक तंत्र में शिक्षण जो है इसका मूल्य क्या होता है बेटा? तानाशाही होता है। क्या होता है? तानाशाही। तो पूछा जाएगा किस शिक्षण प्रणाली में शिक्षण का मूल्य तानाशाही होता है, तो वो एक तंत्र या राजतंत्र, ठीक है, में क्या होता है? शिक्षण तानाशाही होता है। और जो शिक्षण का केंद्र होता है बेटा वो शिक्षक केंद्रित होता है। अर्थात शिक्षक पूर्ण रूप से सक्रिय होकर छात्रों को डांट कर, मार कर, शारीरिक दंड देकर, दबाव डालकर शिक्षा देने का काम करता है। ठीक है। मतलब शिक्षक सक्रिय है और छात्र जो है एक तरह से श्रोता के रूप में डर हुए बैठा रहता है, सुनता है केवल, बस वो उसके लिए उत्तर प्रत्युत्तर नहीं कर सकता है। ठीक है। तो और व्यवहार कैसा था? एकात्मक व्यवहार था। मतलब शिक्षक जैसा ही व्यवहार छात्र के प्रति करे वही छात्र को मानना पड़ेगा। छात्र को अपने आप से किसी प्रकार का वार्तालाप करने का अधिकार नहीं हुआ करता था। तो मूल्य क्या है? तानाशाही। केंद्र क्या है? शिक्षक केंद्र शिक्षा थी। कब थी? एक तंत्रात्मक शिक्षा में। और व्यवहार कैसा था? एकात्मक व्यवहार था। ठीक है। इतनी बातें समझ में। और अगर बात करें तो इसमें शिक्षक सक्रिय होता है। ठीक है। तो किस शिक्षण प्रणाली में या किस शिक्षण की विधि में जो है शिक्षक सक्रिय होता है? तो एक तंत्रीय या राजतंत्रीय। ठीक है। और बालक भयभीत श्रोता बने रहते हैं। मतलब बालक जो होते हैं वो भयभीत श्रोता बने रहते हैं और शिक्षक अपने आप में सक्रिय होकर बालकों को डांटने का, मारने का, खूब दबाव डाल के पढ़ाने का, एक तरह से एकदम तानाशाह बनकर उस पर कार्य करता था। ठीक है। इस प्रकार से बालक के अंतर्गत जो सोचने की समझ थी उतना नहीं हुआ करती थी। वो केवल मतलब पूर्ण शिक्षा स्मृति स्तर पर आधारित थी। हर चीज़ रटना पड़ता था। इच्छा नहीं है बालक के अंतर्गत तभी उसको जबरदस्ती पढ़ाया जाता भाई। क्यों? क्योंकि शिक्षक क्या है? सक्रिय है और छात्र उसके लिए क्या है? एक भयभीत श्रोता के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है। आगे इसमें इस शिक्षण के अंतर्गत इसमें इस शिक्षण में वार्तालाप, तर्क तथा शिक्षक की आलोचना करने का अधिकार छात्रों को नहीं होता था। मतलब अगर बालक को कुछ न समझ में, अगर वो चाहे कि प्रश्न कर ले, वार्तालाप कर ले या कोई तर्क कर ले, कोई वितर्क कर ले, बिल्कुल नहीं, ऐसा अधिकार छात्रों को नहीं था। ठीक है। और क्या है भाई? कक्षा में छात्र राज तानाशाह के रूप में चलता है। मतलब कक्षा में शिक्षा होती थी तो कक्षा में शिक्षक का राज्य, जैसे लिखेंगे कक्षा में शिक्षक का राज्य, कक्षा में शिक्षक का राज्य तानाशाह के रूप में चलता है। मतलब जो कक्षा है उसमें शिक्षक, जान लीजिए क्या, राजा है, तानाशाही है, वो जो कहे वही करिए। अगर वो गलत पढ़ा है तो आप गलत पढ़िए, उसमें आप बिल्कुल वार्तालाप ना करिए। ठीक है। आगे कह रहा है छात्रों को स्मृति स्तर पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। मतलब छात्रों को मार कर, पीट कर, उनको दबाव डालकर याद कराने पर ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक है। किस शिक्षण प्रणाली में? एक तंत्रिक शिक्षण प्रणाली में। ठीक है। अगला कह रहा है इसमें छात्रों को दंड दिया जाता है। मतलब किस प्रकार के शिक्षण में छात्रों को दंड करने का प्रावधान है, दंड देने का प्रावधान है? वो एक तंत्र शिक्षण प्रणाली में। समझ में आया बेटा? इस प्रकार ऐसी शिक्षा एक तंत्रीय शिक्षा मानी गई। ठीक है। ऐसी शिक्षा क्या मानी गई? एक तंत्रीय शिक्षा मानी गई। ठीक है। और मॉरिसन महोदय 1934 में इस शिक्षण को परिभाषित करते हुए कौन? मॉरिसन महोदय ने इस शिक्षण को परिभाषित करते हुए कहा है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित, ध्यान दीजिएगा, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है। इसका मतलब क्या?
कोई छात्र है कोई टीचर के संपर्क में आता है, मतलब जिसमें कम विकसित की व्यक्तित्व की बात किया है वो छात्र को इंडिकेट कर रहा है, और जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व की बात कर रहा है वो अध्यापक को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो छात्र अध्यापक के अंतर्गत आता है, वही कह रहा है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है, और कम विकसित व्यक्तित्व को मतलब जो छात्र है उसको भावी शिक्षा के लिए या एक विकसित व्यक्तित्व बनाने के लिए, भावी शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व क्या करता है, उसकी व्यवस्था करता है। ठीक है, मतलब छात्र जो है शिक्षक के संपर्क में आता है, शिक्षक छात्र को शिक्षा ग्रहण करने के लिए, एक अच्छे सीख सिखाने के लिए उसको लिए क्या करता है, व्यवस्थाएं करता है। तो ये किसमें कहा गया है, एक तंत्रीय शिक्षण प्रणाली में। समझ में आया? तो एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ समझ में आया बेटा। चलिए अब अगला हम बात कर लेते हैं, दूसरा है लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ। अब लोकतंत्र का मतलब आप सब लोग जानते हैं, जिसमें सबका पूरा अधिकार है, सबको किसी भी प्रकार का दबाव नहीं, कोई किसी अंडर में काम नहीं कर सकता है, कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से हर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों को अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकता है। वो सब हमारी लोकतंत्रीय शिक्षा प्रणाली है या राज्यतंत्रीय शिक्षा प्रजातंत्रीय शिक्षा प्रणाली है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान, इसको क्या बोलेंगे, प्रजातांत्रिक शिक्षा। ठीक है, इसमें जो मूल्य है, ऐसे शिक्षण में मूल्य कौन सा मूल्य है बेटा, मानवीय मूल्य है। ठीक है, तो पूछा जाएगा किस शिक्षण प्रणाली में मूल्य मानवीय मूल्यों पर आधारित होता है, वो कौन सी शिक्षण है, लोकतंत्रीय शिक्षण प्रणाली। ठीक है, जिसमें मतलब बालक की जो इच्छा है उस आधार पे शिक्षण ग्रहण कराया जाए, ये नहीं कि उसको दबा डाल के ऐसा नहीं हो सकता है, जिसमें दोनों सक्रिय हैं, शिक्षक भी सक्रिय है, बालक भी सक्रिय है। ठीक है, शिक्षक सक्रिय, बालक भी, बालक जो चाहे शिक्षक उसके लिए उस शिक्षा के प्रति शिक्षा ग्रहण करा सकता है। ठीक है, और मूल्य कैसा था, मानवीय मूल्य था, और इस पर केंद्र क्या था, बालक केंद्रित शिक्षा थी। बालक केंद्रित शिक्षा की शुरुआत हुई, कब हुई, लोकतांत्रिक शिक्षण प्रणाली में। और जो व्यवहार था अंतःक्रियात्मक व्यवहार था। कैसा व्यवहार भाई, अंतःक्रियात्मक व्यवहार। अंतःक्रियात्मक व्यवहार का मतलब होता है भाई छात्र और शिक्षक के बीच अंतःक्रिया होती थी, मतलब बालक को जो समस्या हो वो अध्यापक के पास लेके जाए तो दोनों मिलकर उस समस्या का समाधान करें। ठीक है, इस तरह से उसके बीच, दोनों के बीच क्या है, अंतःक्रियात्मक व्यवहार, दोनों सक्रिय हैं, किसी एक पर कभी भी दबाव नहीं डाला जा सकता। ठीक है, मतलब जनता की इच्छा सर्वोत्तम मानी जाती है, मतलब ऐसी शिक्षा प्रणाली में जनता की जो इच्छा है, मतलब बालकों की जो इच्छाएं हैं उसको सर्वोत्तम मानकर उनकी इच्छा के अनुकूल शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो किस शिक्षा प्रणाली में जनता की इच्छा सर्वोत्तम मानी गई है, तो लोकतंत्रीय शिक्षा प्रणाली में, प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रणाली में, जिसमें मूल्य कैसा था, मानवीय मूल्य था, केंद्र क्या था, बालक केंद्रित शिक्षा थी, व्यवहार का था, अंतःक्रियात्मक व्यवहार था। ठीक है, इन्हें छात्र और शिक्षक मिलकर दोनों किसी भी समस्या का समाधान कर लिया करते। ठीक है, और क्या कह रहा, बालक और शिक्षक दोनों सक्रिय होते थे, जिसमें बालक और शिक्षक दोनों क्या हैं, सक्रिय हैं। ये सब जान लीजिए बेटा, एक तरह से पेडागोजी का क्या है, ये एक तरह से टैगवर्ड्स हैं। अगर ये सब कहीं पर मिलते हैं आपको तुरंत सही मारना है। ठीक है, शिक्षण में यही होता ही है। तो आगे क्या कह रहा है भाई, अगर सकारात्मक की बात करेगा तो इसको से जितने भी पॉइंट अगर आपके विकल्प मिलेंगे सही मार दीजिएगा। अगर नकारात्मक बात करेगा तो ये सब नकारात्मक पॉइंट हैं जो अब लागू नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बात करें जनता, हाँ अगला है ऐसी शिक्षा लोकतांत्रिक शिक्षा थी, है ना, प्रजातांत्रिक शिक्षा थी, और बालक और शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं ऐसे शिक्षा प्रणाली में, दोनों के व्यक्तित्व का प्रभावी होना चाहिए। मतलब ऐसे शिक्षा प्रणाली में यदि किसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है तो उस शिक्षा से, उस ज्ञान से शिक्षक बहुत प्रभावशाली होना चाहिए और बालक उससे प्रभावित होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों प्रभावशाली होना जरूरी है। कक्षा में शिक्षक के साथ तर्क, वार्तालाप, प्रश्न उत्तर करने के अनेक अवसर रहते हैं,
मतलब इस लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली में यदि बालक को सामने कोई भी तर्क करना हो, शिक्षक से कोई वितर्क करना हो, कोई प्रश्न पूछना हो, उत्तर लेना हो आदि कार्यों के लिए बालक को अनेक अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली। इसमें एनएल गेज महोदय का कहना है 1962 में इन्होंने एनएल गेज महोदय ने लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ बताते हुए कहा है कि शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक या निर्देशक के रूप में कार्य करता है। मतलब शिक्षक जो है वो बालकों के पथ प्रदर्शक मतलब गाइडेंस करना, सलाह देना और उसके निर्देशक के रूप में कार्य करता है और स्व अनुशासन पर बल देता है। स्व अनुशासन पर बल देने का मतलब ये हुआ कि उसकी और बालक के बीच में किसी प्रकार का मतभेद ना होने पाए। ठीक है, बालक के व्यवहार पर ही शिक्षा दी जाए। ठीक है, और बालक को अपने अनुशासन में बना के रखे। अब ये नहीं कि उसको दंडित किया जाए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दंड पर रोक लगाया गया, दंड पर रोक, बिल्कुल दंड ना दिया जाए। ठीक है, बस उसको अपने से जोड़कर उसके अनुकूल शिक्षा, उसके व्यवहार के अनुसार शिक्षा दिया जाए। ठीक है, ये कहाँ बताया गया है? लोकतंत्रीय शिक्षा में, प्रजातांत्रिक शिक्षा में। समझ में आया? प्रजातांत्रिक शिक्षा समझ में आई। अगला है हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ। अगला क्या बताया गया है? हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ। भाई इसमें क्या होता है? जिसमें ये इस प्रकार की शिक्षा होती है जिसमें अध्यापक का बालक के किसी प्रकार के क्रियाकलाप पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। वो जब चाहे तब अपनी समस्या का पूर्ण समाधान करा लेता है। शिक्षक एक मित्र के रूप में होता है। शिक्षक का मूल्य एक तरह से अंतः संबंधित होता है, मित्रवत व्यवहार होता है और व्यवहारिक मूल्य होता है, एक व्यवहारिक मूल्य के रूप में काम करता है। ठीक है, बस व्यवहार में जैसे बालक संतुष्ट है उस आधार पर शिक्षक उसको संतुष्ट करने का प्रयास करता है। तो हस्तक्षेप रहित शिक्षक में मूल्य व्यवहारिक होता है, केंद्र कार्य एवं संबंध पर केंद्रित होता है। मतलब जो शिक्षक किस पर केंद्रित है? कार्यों पर केंद्रित है। ठीक है, और संबंधों पर केंद्रित है कि टीचर और स्टूडेंट का संबंध एक अच्छा संबंध होना चाहिए, मित्रवत संबंध हो और कार्य हमेशा शैक्षिक दृष्टि से होता रहे, इस केंद्र पर आधारित है। और जो व्यवहार है वो मित्रवत व्यवहार के रूप में होता है। ठीक है, जानते हैं आप लोग मित्रवत एक ऐसा व्यवहार होता है जिसमें हर कोई व्यक्ति अपनी कठिन से कठिन समस्याओं को रखने का प्रयास करता है और अगला जो मित्र है वो उसकी उस समस्या का पूर्ण समाधान करने का प्रयास करता है। तो ऐसी समस्या समाधान यहाँ पर सक्रिय रूप से होती है जिसमें टीचर बालक के किसी क्रियाकलाप पर हस्तक्षेप नहीं करता है, अर्थात बालक को अपने से कुछ सीखने का अवसर देता है जिससे बालक एक प्रभावी एक सृजनशील बालक बन सके। ठीक है, तो इस शिक्षण में शिक्षक एक मित्र के रूप में होता है। ठीक है, तो किस शिक्षण में शिक्षक मित्र के रूप में होता है? हस्तक्षेप रहित शासन शिक्षण प्रणाली में। ठीक है, छात्र अधिक सक्रिय होते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो शिक्षक से ज़्यादा सक्रिय छात्र होते हैं क्योंकि शिक्षक के छात्र के किसी भी क्रियाकलाप पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। छात्र जो भी चाहे वो सीख सकता है। ठीक है, और सीखने का पूर्ण अवसर शिक्षक द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, जिससे बालक अपने प्रभावी ढंग से अपने को एक काबिल व्यक्ति, एक प्रभावशाली व्यक्ति बना सके। ठीक है, छात्र अधिक सक्रिय रहता है। शिक्षक छात्र को समस्या समाधान के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है। मतलब अगर बालक के सामने छात्र के सामने कोई समस्या है तो शिक्षक उस समस्या के समाधान के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है। ठीक है, छात्र के क्रियाकलाप में शिक्षक का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। मैंने बताया कि छात्र यदि कोई कार्य करना चाहता है, ठीक है, उसकी कार्यविधि में, क्रियाकलापों में शिक्षक का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, ऐसे शिक्षा व्यवस्था में बालक है ना हस्तक्षेप नहीं होता। इस शिक्षण में बालक को
करके सीखने का अवसर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बालक स्वयं प्रयोग करे और प्रयोग करके कुछ सीख रहा है तो सीखने का पूर्ण अवसर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे शिक्षण व्यवस्था में बालक सृजनशील और प्रभावशाली होता है। मतलब ऐसी शिक्षण व्यवस्था में एक बालक प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, चिंतनशील बालक, है ना, ऐसे बालकों के निर्माण होता है। ठीक, अगला है शिक्षक का कार्य एक सुविधाकर्ता के रूप में होता है। मतलब जो शिक्षक होता है बेटा वो एक तरह से क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है। एज ए शिक्षक का कार्य केवल एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है, सुविधाकर्ता के रूप में होता है, और ऐसी व्यवस्था में छात्र अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो जो छात्रों के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है उन्हें छात्र के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिनमें छात्रों को अपनी समस्या व कठिनाइयों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके और भली बात तर्क वितर्क करके ऐसी समस्याओं का, ऐसी कठिनाइयों का सामना कर सके, उसका समस्या का समाधान कर सके। ये फैसिलिटी देने वाला कौन होता है, शिक्षक होता है। ठीक है, इस प्रकार की शिक्षा में छात्र अधिक जिज्ञासु होते हैं और अपनी इस जिज्ञासा को शांत हेतु समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी शिक्षा प्रणाली में जिसमें शिक्षा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, इसमें बालक अधिक जिज्ञासु होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करता है और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए शिक्षक द्वारा अनेक प्रकार के अवसर दिए जाते हैं और उस अवसरों को पाने के लिए कौन बैठा हुआ है, छात्र बैठा। ठीक है, तो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, अपनी समस्या को समाधान करने के लिए वह अधिक से अधिक प्रयास तक पहुंचने का प्रयास करता रहता है। समझ में आई बात? तो ये रहा आपका हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली में शिक्षा का अर्थ। तो उम्मीद करते हैं आपको 3 स्टेप बताया गया है। एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ, लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ, हस्तक्षेप रहित शिक्षण का अर्थ, मैंने तीनों माध्यम से शिक्षण का अर्थ समझाया है। तो आपको समझ में आ गया होगा अब शिक्षण क्या है। तो मैं जो नेक्स्ट क्लास में दूंगा शिक्षण के अर्थ और उसकी कुछ परिभाषाओं को दूंगा, जिससे कि कभी कभी कोटेशन के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक प्रभावशाली बालक को बनने के लिए शिक्षण का कार्य जरूरी होना चाहिए। शिक्षण के अंतर्गत अनुकूल परिवर्तन, वांछित परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, अभिप्रेरणात्मक परिवर्तन अगर आपको लाना है बालक में तो शिक्षण कार्य कराना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।